अच्छा मोहतरम, वो कल वाली एग्जांपल्स निकाल लें, पेज नंबर 8, 41, 42। तो माना भाई गवर्नमेंट ने आपको कह दिया है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, हर प्रोविजन के रिकॉर्ड करते हुए दुनिया में आप ये सोच सकते हैं कि अगर बिजनेस बंद हो रहा हो तो मैं ये अवॉइड कर सकता हूँ या नहीं। हर प्रोविजन रिकॉर्ड करते हुए, हत्ता के प्लांट की डिसमेंटलिंग की प्रोविजन रिकॉर्ड करते भी आप सोचें, अगर आज मैं बिजनेस बंद करूं, यानी 12 साल लाइफ है, आज मैं बिजनेस बंद करूं, फिर भी डी इंस्टॉल तो करके जाना पड़ेगा। अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई और कुछ वर्कर्स की डेथ हो गई, अगर आप बिजनेस बंद कर दें आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने फॉल्टी चीजें बेच दी हैं, आज बिजनेस बंद कर दें तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं कि अगर आप आज बिजनेस बंद करें तो आपको एसी लगाना पड़ेगा, अगर आज आप बिजनेस बंद करें तो जनरेटर लगा के बिजनेस बंद करना पड़ेगा, आज आप बिजनेस बंद करें तो आपको कैंटीन बना के बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ये तो अजीब सी बातें हैं ना। तो आज अगर आप बिजनेस बंद करें तो स्मोक फिल्टर फिट करके बिजनेस बंद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर 6 महीने आपने गवर्नमेंट का लॉ फॉलो नहीं किया तो हो सकता है उस पर क्या पे करना पड़े, जुर्माना पे करना पड़े। ये जरा पढ़ें एग्जाम्पल 7 और हाथ खड़े करके मतलब बताएं। ओके, हाथ खड़े करके कोई मतलब बताए जी। नहीं, इसका मतलब बताना है, सवाल क्या है ये बताना है। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स सिस्टम में कुछ रूल्स को चेंज किया है, जिसकी वजह से हमें अपनी एंटिटी के कुछ वर्कर्स को रीट्रेन करना पड़ेगा, सेल्स और एडमिन स्टाफ के। और इसको ये फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली, लेकिन इसकी कोई अभी वर्चुअली सर्टेन नहीं आ अच्छा, नहीं एंड पे जो लफ्स है वो सही बोले ना। नो नहीं, रीट्रेनिंग। मैं तो जवाब नहीं पूछ रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ओके, उसके बाद रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे हमें पता चला कि हमने अभी तक रीट्रेन नहीं हाँ, किया स्टाफ। तो कोई बैंक है, उसने, ये किधर लिखा हुआ है फाइनेंशियल सर्विसेज, कोई बैंक है तो उसको पता चला है कि अगले साल से टैक्स रेट बदल गए हैं। यानी आप लोगों ने पढ़ा हुआ टैक्स तो आपको शायद याद हो, डिविडेंड का टैक्स रेट होता था 15%, शेयर होल्डर्स की डिविडेंड इनकम पे 15% टैक्स काटना होता था, एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे टैक्स काटना होता था, वो रेट बदल गए हैं। अब वो जो एम्प्लॉयज़ थे उनको वो रेट याद हो गए होते हैं बार बार टैक्स काट के। तो एम्प्लॉयज़ अब हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं जो जगह जगह टैक्स काटते थे। अब वो जो एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे पास, उनको नए वाले टैक्स रेट पता नहीं, और हुकूमत ने रिसेंटली एफबीआर ने लॉ बदल दिया है। अब हम थोड़ा सा एक कंधे पे बोझ सा महसूस कर रहे हैं कि उनको ज़रा ट्रेनिंग दिलवा दें ताकि नए रेट उनको भी पता चल जाए। गवर्नमेंट ने, एफबीआर ने नए टैक्स का सिस्टम लगाया है, उसके मुताबिक बहुत सी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, बैंक्स में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। बैंक्स जो टैक्स रेट काटते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं, और हमारे इदारे को बहुत ज़्यादा एडमिन और सेल्स स्टाफ को इसके बारे में ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन बैलेंस शीट के डेट के एंड तक अभी तक हमने उनकी रीट्रेनिंग करवाई नहीं। अभी तक नो रीट्रेनिंग ऑफ स्टाफ हैज़ टेकन प्लेस। स्टाफ की अभी तक हमने कोई रीट्रेनिंग नहीं करवाई, स्टाफ को हमने बुला के कुछ नहीं रीट्रेन नहीं करवाया। अब बता दें बैलेंस शीट डेट पे, इज देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट? स्टाफ को ट्रेन करना क्या ये लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, या हमारे बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी चीज है? एक मिसाल आएगी आने वाले दिनों में कि बहुत अरसा हो गया है सफेदी नहीं कराई हमने, पेंट नहीं कराया, तो मैनेजमेंट वाले आप कह रहे हैं पेंट करवा ही लेना चाहिए। इज इट एन ऑब्लिगेशन? नो, इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। इसी तरह हमने स्टाफ को ट्रेन करवाना है, करवाना भी चाहिए, जाहिर बात है, वरना आप गलतियां करेंगे फिर एफबीआर वाले पकड़ेंगे।
और करवाना भी चाहिए और करवाएंगे भी, दोनों बातें हैं। जल्दी आया करना हाइब्रिड में, करवाना भी चाहिए और करवाएं। मेरा कुछ और सवाल है, मेरा ये सवाल है कि ईयर एंड के ऊपर इज देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट? गवर्नमेंट का लॉ बदलने से ट्रेन कराना, हम ट्रेन कराने के बाइंडिंग नहीं है। ट्रेन कराना तो हमारा अपना डिसीजन है कि ट्रेनर से ट्रेन करवा लें या खुद कर लें, जैसे मर्जी कर लें। तो भाई जब तक ट्रेनर को बुला के ट्रेन करवा ना दें तब तक ट्रेनिंग की लायबिलिटी रिकॉर्ड। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने बाइंडिंग कर दी है ट्रेन करवाना तो भी ट्रेनिंग की लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रेन नहीं करवाया अभी तक। फिर फाइन राइज हो सकता है, वो अलग बात है, फाइन राइज हो सकता है कि गवर्नमेंट कह रही है ट्रेन करवाओ और ट्रेन नहीं करवाया। ये तो वैसे ही हम अब खुद ही सोच रहे हैं कि ट्रेन करवाना है, तो इसकी कौन सी लायबिलिटी है? देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज देयर इज नो रीट्रेनिंग, देयर इज नो पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या होता अगर होता तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट के हुक्म देने से स्मोक फिल्टर फिट करना कोई पास्ट इवेंट नहीं हो जाता जब तक कि फिल्टर फिट ना कर लें। यहां तो उसने फाइन का भी नहीं लिखा, क्योंकि ट्रेनिंग हमने शायद खुद ही करानी थी, गवर्नमेंट ने भी नहीं बाइंडिंग की, तो इधर उसने कुछ भी नहीं लिखा, फाइन्स का भी जिक्र नहीं है। अच्छा जी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिफर्बिशमेंट कॉस्ट। एग्जांपल 11A, हमारी जो थर्मस होती है चाय वाली, क्या कहते हैं उसको, जिसमें चाय गर्म रहती है, थर्मस या चैनक, क्या कहते हैं? थर्मस कहते हैं, थर्मोस, थर्मोस होता है आमतौर पर अस्पतालों में लेके जाते हैं लोग। अच्छा, तो थर्मोस होती है, तो उसके अंदर जो अंदर सिल्वर कोटिंग होती है, तो वो सिल्वर कोटिंग ख़राब भी हो सकती है, हो सकता है टाउनशिप से चेंज भी हो जाती हो। बड़ा बाजार है एशिया का एक, तो लगाना का भी चक्कर, वैसे छोड़ो पूरे बाजार के जाना। तो अब ये जो है थर्मस, इसकी जो अंदर की लाइनिंग है अगर उसे चेंज करवाना है तो उस टाइप की एक चीज है। हमारे पास एक फर्नेस है जिसकी एक लाइनिंग है, मिसाल के तौर पे एक ईंटों का भट्टा है, ईंटों की भट्टी समझ लें, भट्टी समझ लें, भट्टी असल में लोग बैठे होते हैं इसलिए मैं भट्टी नहीं बोलता, वैसे तो ईंटों की भट्टी होती है। ईंटों का भट्टा है हमारा, तो उसमें ईंटें हमारी पकती हैं, ईंटें पकती हैं, फिर हम खाते भी हैं, उसमें ईंटें पकती हैं। तो उसकी जो लाइनिंग है वो अच्छी खासी मोटी होती है जो उसको रिक्वायर्ड हीट देती है, लेकिन वो लाइनिंग इतनी पतली हो गई है कि अब ईंटियां भी नहीं निकल रही उसमें से, तो ईंटें डालते हैं वही वापस आ जाता है रॉ मटेरियल। तो फर्नेस हैज अ लाइनिंग, फर्नेस के अंदर लाइनिंग है दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी 5 साल बाद इसको रिप्लेस करना पड़ता है फॉर टेक्निकल रीजंस, देयर आर नो लीगल रीजंस, फॉर टेक्निकल रीजंस। जाहिर बात है अच्छी ईंटें अगर आपने प्रोड्यूस करनी है। वैसे बैलेंस शीट डेट के एंड पे ना 3 साल तो हो गए हैं, लाइनिंग लास्ट टाइम जो करवाई थी 2 साल और रह गए हैं। जैसे ही ये 2 साल ख़त्म होने हैं ना तो फिर दोबारा लाइनिंग करवानी पड़ जानी है, यानी री लाइनिंग समझ लें, 2 साल बाद री लाइनिंग की ज़रूरत पड़नी है, यानी रीफर्बिशमेंट की ज़रूरत पड़नी है 2 साल बाद। अब तीसरे साल के एंड पे खड़े खड़े ना हमें ख्याल आ रहा है कि 2 साल बाद मैंने गाड़ी को पेंट कराना है, 2 साल बाद मैंने घर को पेंट कराना है, 2 साल बाद ये जो कॉलेज के अंदर सीटें लगी हुई हैं इनको चेंज कराना है, 2 साल बाद लाइनिंग को रिप्लेस कराना है। तीसरे साल के एंड पे खड़े होकर ख्याल आ रहा है, बताएं इसकी एंट्री क्या होगी? देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू हत्ता के 5वें साल के एंड पे भी लाइबिलिटी बुक नहीं करेंगे, क्योंकि 6ठे साल के शुरू में लाइनिंग कराए बगैर ईंटें खराब वाली प्रोड्यूस करें, आपको किसने मना किया हुआ है? हाँ, कस्टमर आपके भागेंगे, वो आपका अपना है। तो भाई प्लीज प्रोविजन रिकॉर्ड करने के लिए देयर मस्ट बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। इन दिस केस देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इवन 6 साल भी गुजर जाए और हम 6ठे साल के एंड पे खड़े हो फिर भी रीलाइनिंग करवाना हमारे जिम्मे नहीं है, अनलेस की रीलाइनिंग करवा लें और उसकी पेमेंट ना करें, वो फिर अलग बात है, वो तो फिर प्रोविजन से बढ़कर पेएबल टाइप चीज बन जाएगी।
रीलाइनिंग का करना क्या है वो इंशाल्लाह अभी हम देख लेते हैं। रीलाइनिंग का करना क्या है, तो रीलाइनिंग की अकाउंटिंग एंट्रीज तो आसान सी हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें हमारा ये 2001 का साल है, 2 का, 3 का, तो सवाल कह रहे हैं हम खड़े यहाँ हैं और 2 साल बाद हमें लग रहा है कि हमने क्या करवानी है, रीलाइनिंग। तो ठीक है, यहाँ खड़े होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने लाइनिंग फ़र्ज़ करें पहली दफ़ा करवाई है, लाइनिंग 50 मिलियन की, तो अब आप 10 की डेप्रिसिएशन माइनस करें, 10 की डिप्शन 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 माइनस करें, और यहाँ पर एंट्री कर दें डिस्पोजल की, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और लाइनिंग कैश और लाइनिंग क्रेडिट। कैश जीरो आएगा ना, क्योंकि लाइनिंग अंदर ही अंदर डिजॉल्व होकर ख़त्म हो गई है। अब बेच तो सकते नहीं, लाइनिंग को ऐसी चीज़ तो है नहीं कि उसको बेचें। तो ये एंट्री कर दें, ये डिस्पोजल की एंट्री हो गई। अब जो अगली एंट्री करनी है वो रीलाइनिंग की है, वो लाइनिंग को डिस्पोज करने के लिए नहीं है, ये पुरानी लाइनिंग हमने डिस्पोज की है। अब अगली एंट्री आप 5वें साल के एंड पे कर दें, अगर 5वें साल के एंड पे लाइनिंग करवा ली है, या फिर छठे साल के 2-3 दिन बाद किसी को बुला लें और लाइनिंग, जो जब भी आप रीलाइनिंग करवाएंगे रीलाइनिंग डन फर्ज करें, रीलाइनिंग डन, तो फिर दोबारा एंट्री कर लीजिएगा। लाइनिंग या रीलाइनिंग ये एसेट होता है, लाइनिंग एसेट। पिछली दफा 50 मिलियन की हुई थी, अब जरा महंगाई हो गई है तो 60 मिलियन की हुई है। लाइनिंग एसेट डेबिट, लेकिन ये एंट्री उस वक्त कीजिएगा जब करवा लें, और ये एंट्री तो है पुरानी लाइनिंग एक्सपायर हो गई है, पुरानी लाइनिंग एक्सपायर का लफ्ज़ तो नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली यूज हो गई है। तो एंट्रीज तो आगे उसने लिखा हुआ है असल में पूरी डिटेल से, लॉजिक क्या एंट्रीज इसकी कैसे होंगी। तो कहते हैं इसको IAS 37 में ना लाओ, ये कॉन्सेप्ट तो IAS 16 का है, इसकी क्यों लाइबिलिटी है। अच्छा चलो छोड़ो, आप जो है ना टिंड कराते हो हर 2 महीने बाद, अब 50 दिन गुजर गए हैं, अब आप बैठे बैठे सोच रहे हो 10 दिन बाद टिंड करानी है, तो देयर इज नो लाइबिलिटी। हाँ, अगर टिंड करा ली और भाग गए फिर तो लाइबिलिटी अराइज होगी ना, फिर तो आपने पेमेंट करनी है, वो और बात है। अगर आप अगले को कहें कि मैंने आपकी टिंड करवानी है और पास्ट प्रैक्टिस है आप उसकी करवाते रहते हैं और पैसे देते रहते हैं, और उसके दिल में एक्सपेक्टेशन भी है कि अगर आपने कह दिया तो आप ही उसकी करवा देंगे, तो ये ऑब्लिगेशन है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप एम्प्लॉयज की टिंडें करवाते रहते हैं, तो अगर आप वैसे ही दोस्त की बात कर रहे हो तो उस पर तो काउंटिंग ही नहीं होती उसकी। जी अब आप बोलें भाई। नहीं, वो इमटेरियल होता ना, मटेरियल एक्सपेंडिचर नहीं होता। हाँ, रेनोवेशन एक बड़ी वाली हो उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, जिन्होंने आना था वो तो आ गए आज क्लास लेने। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, क्यों इतना क्यों दम निकलता है हर ख्वाहिश पे, ये फिक्रा पूरा ना किया करें, इस तरह होना ही नहीं चाहिए। नहीं या तो ना बोला कर, यानी ये बात ही बदल लेता है उठा के। अच्छा जी,
नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू एनी पास्ट इवेंट। हाँ, लाइनिंग करवा लें फिर और बात है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा अगर हो सका, ये कॉन्सेप्ट अभी कभी उसने पूछा तो नहीं, लेकिन अगर ये किसी हद तक याद हो सका तो कोशिश कर लीजिएगा इसकी। पढ़ें जी। ये खोपड़ी बनाने का क्या होता है? ये जो इमोजी आप लोगों ने बनाया हुआ खोपड़ी वाला, अरे ना गुस्सा भाई, कुछ सॉफ्ट। ये वो जो भाई बैठे होते थे इधर, क्या नाम था, कल पूछा था उमैर साहब, किधर है? चिड़ी छिक्का। द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द लाइनिंग इज नेवर रिकॉग्नाइज्ड, ऊपर लिखें एज प्रोविजन, इज नेवर रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोविजन। इसको कभी प्रोविजन के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करना। ओके अकरम खाना, इसको कभी प्रोविजन के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करना। Because at the end of balance sheet date there is no obligation to replace the, obligation होती है लीगल या कंस्ट्रक्टिव, तो ना लीगल ऑब्लिगेशन है ना कंस्ट्रक्टिव, बल्कि अगर गवर्नमेंट भी कह दे तो भी लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होगी अनलेस कि आप लाइनिंग करवा लें। हाँ, लाइनिंग करवाए बगैर इंटे बनाते रहे तो शायद फाइन हो जाए, वो फिर अलग बात है। इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन बीइंग रिकॉर्डेड, प्रोविजन रिकॉर्ड ना करो, कहते हैं IS 16 में चलते हैं। चलो, कहते हैं IS 16 में चलते हैं। The depreciation of lining takes account of its consumption. Depreciation की वजह से जैसे जैसे लाइनिंग इस्तेमाल हो रही है वैसे वैसे कंज्यूम हो रही है। हमने कहा ये मुश्किल लफ्ज है, कहते हैं चलो सुनो, डेट इज डेप्रिशिएटेड ओवर 5 years। कहते हैं अगर कंज्यूम करना लफ्ज मुश्किल लग रहा है तो मतलब ये है मेरा कहने का कि 5 साल में ये डेप्रिशिएट कर दो इसको, और फिर द रीलाइनिंग जो दोबारा कराओ, देन इनकर्ड, हमने कितनी करवाई है अगर हो जाए, हमने कितनी करवाई है अगर हो, द रीलाइनिंग देन इनकर्ड और देन कैपी, और देन लिख लें दोबारा, उस वक्त कैपिटलाइज होगी और देन कैपिटलाइज, फिर दोबारा कैपिटलाइज करो। द रीलाइनिंग कॉस्ट देन इनकर्ड और देन कैपिटलाइज्ड विद द कंजम्पशन ऑफ न्यू लाइनिंग शोन बाय डेप्रिसिएशन ओवर द सब्सिक्वेंट 5 years। एक कंपनी है जहाज उड़ाती है, एन एयरलाइन, हवा में लाइन। PIA को शहबाज शरीफ ने कहा है कि नहा के कि ओवरहॉल कराओ अपने जहाज को once every 3 years, साल में 3 दफा, साल में 3 दफा, 3 साल में 1 दफा, अच्छा, वंस इन एवरी 3 years, हर 3 साल बाद अपने जहाज को ओवरहॉल कराओ। अच्छा, जहाज ओवरहॉल ऐसे होता है कि सारे पेच पूछ खोल लेते हैं उसके, और सारे जहाज को जो है वो आप अलग करके उसके हिस्सों को दोबारा जोड़ते हैं, और एंड पे वो मैकेनिक और इंजीनियर कहते हैं भाई ये 50 पेज कंपनी ने एक्स्ट्रा लगाए थे, ये हम फेंक रहे हैं। मोटरसाइकिल भी इसी तरह होता है, आप लेके जाएं 2-3 पेज एंड पे बचे होते हैं, पता नहीं कहाँ के पेज होते हैं, उसको पता भी नहीं। तो देर से समझ आइए आपको, टाइम पे समझ आएगा, टाइम पे समझ आएगा। तो अच्छा, इस सवाल ने तो इतनी कंजूसी की है क्योंकि सवाल एग्जाम लेवल का नहीं है, वो तो वैसे ही समझा रहा है। सवाल ने ये तक नहीं बताया हम खड़े कहाँ हैं, कि तीसरे साल के एंड पे खड़े हैं, दूसरे साल के एंड पे खड़े हैं। पिछले सवाल ने तो यहाँ बता दिया था कि 5 साल बाद रीलाइनिंग है, हम खड़े फिलहाल तीसरे साल के एंड पे हैं। तो इस सवाल में अगर मैं एज्यूम करूं कि मैं एज्यूम करता हूं कि वी आर स्टैंडिंग, सवाल तो अधूरा सा है क्योंकि एग्जाम लेवल का सवाल तो नहीं है। एज्यूम वी आर स्टैंडिंग एट एंड ऑफ 3rd year, एज्यूम करता हूं मैं 3rd year के एंड पे खड़ा हूं, फिर भी देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, सो नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड, इसकी भी प्रोविजन नहीं होगी।
क्योंकि ओवरहॉल कराए बगैर अगर आप जहाज उड़ाएंगे तो शायद आपको फाइन पे करना पड़ जाए, लेकिन ओवरहॉलिंग की कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी। इसमें उसने वो बात कर दी जो कल हमने की थी, द कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग क्राफ्ट आर नेवर रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोविजन फॉर द सेम रीजंस एज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द लाइनिंग। ये तो कहते हैं लॉजिक वही है। Even a legal requirement to overall does not make the cost of overall a liability. फाइन की liability बन सकती है। Even a legal obligation to overall will never make the cost of overall a liability, because the entity could avoid this expenditure. ये avoidable खर्चा है। एंटिटी कुड अवॉइड दिस एक्सपेंडिचर बाय इट्स फ्यूचर एक्शंस। हमने कहा कैसे? कहते फॉर एग्जांपल सेलिंग द एयरक्राफ्ट, जहाज ही बेच दो, अगला खुद ही ओवरऑल कराए। हाँ, आपको कीमत फिर कम मिलेगी क्योंकि ओवरऑल नहीं करवाया, अब अलग बात है। कहते हैं आप अवॉइड कर सकते हो ये, आप जहाज ही बेच दो। हमने कहा जहाज बेचने की बातें कहाँ से, हमने तो चलाने हैं, हमारा तो प्रोग्राम ही नहीं बेचने का। कहते नहीं, प्रोविजन बनाते हुए सोच सकते हो आप ऐसे कि अगर बिजनेस बंद कर दूं तो ये लाइबिलिटी है या नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आगे वही लिखा हुआ, इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन बीइंग रिकॉर्डेड द depreciation of the aircraft takes accounts of the future. The depreciation will be recorded, बस कर लें। The depreciation will be recorded over 3 years. प्रोविजन की बजाय उसकी डिप्रेशन रिकॉर्ड कर लें। नहीं, ओवरहॉलिंग की होगी। एयरक्राफ्ट की डेप्रिसिएशन तो उसकी लाइफ के मुताबिक होगी। अच्छा, ये जो दिल वैसे बनता है वो है, और एक जो दिल अंदर से निकाल के बनता है, वो जो वो लाल सा होता है, वो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? वो खालस दिल होता है। अच्छा, वो अंदर वाला खालस दिल होता है, और ऊपर वाला? अच्छा, लाल और काले में क्या फ़र्क है? थोड़ा थोड़ा बताते रहा करो, मुझे इतनी चीज़ें नहीं पता। लाल लाल दिल कई लोग रिएक्ट, काला जिसमें खून जम जाता है। मुझे किसी और में कहा था कि फारसी के अंदर काले दिल का मतलब ज़्यादा शो करना होता है, इफेक्शन और ये वो सफ़ेद वाला होता है फारसी। ठीक है, चलें सीए करें जी, सीए करें। कल वाले सवाल की तरफ आ जाएं, सुकून लिमिटेड वाला, क्वेश्चन नंबर 18 पास पेपर का। अच्छा, कल एक दो स्टूडेंट्स क्लास के बाद आके पूछ रहे थे कि वो जो कराची वाली एग्जाम्पल थी जिसमें टीचर था, उसमें ऑब्लिगेशन क्यों है? मोहतरम, ऑब्लिगेशन बिल्कुल नहीं है, ना वो कोई बिजनेस की अकाउंटिंग है। वो तो वैसे ही एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया था कि 90% चांस है कि टीचर चला जाएगा, तो बस मैंने ये पूछा था जाएगा या नहीं जाएगा। वो तो बिल्कुल कोई IAS 37 तो उस पर नहीं लग सकता, क्योंकि वो टीचर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है जाने की, तो ऐसी कोई बात नहीं थी उसमें। वो तो वैसे ही एक सवाल समझाने के लिए किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा साल ख़त्म होने से 14 दिन पहले हमारा एयरक्राफ्ट जो है उसने एक इमरजेंसी लैंडिंग कर दी एक नियर बाय फैक्ट्री बिल्डिंग पे। सारे पैसेंजर्स बच गए, लेकिन फैक्ट्री डैमेज हो गई। एज अ रिजल्ट 2 फैक्ट्री वर्कर्स लॉस्ट देयर लाइव्स एंड 5 वर्कर्स वर इंजर्ड। एक हफ्ते के बाद हमारे साल के अंदर ही CEO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऐलान कर दिया है कि हम 15 लाख रुपया देंगे फॉर ईच लॉस ऑफ लाइफ एंड 1 मिलियन देंगे फॉर इंजर्ड वर्कर। लिखें जी, 1 बाय 1 इन चीज़ों को डिस्कस करें। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है। पहली चीज़ डिस्कस करें,
in respect of loss of lives and injuries, in respect of loss of lives होना चाहिए, lives होना चाहिए, loss of lives, in respect of loss of lives and injuries, our management has informed in press conference, our management has, ये वाले अल्फाज उठा रहा हूं एज इट इज, our management has informed in a press conference that it will compensate. So, a constructive obligation, a constructive obligation will arise in this case अच्छा अब ये लिखना है, ये जो चैप्टर के दूसरे सफे पे है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइज इन दिस केस ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, ब्रैकेट में लिखा करें दैट इज एक्सीडेंट ऑफ एयरक्राफ्ट, अच्छा जी, इन दिस केस द आउटफ्लो इज प्रोबेबल, प्रोबेबल कंफर्म ही है बल्कि तकरीबन इधर तो उन्होंने बस कह ही दिया, इन दिस केस आउटफ्लो इज प्रोबेबल, सो a provision will be made at a reliable estimate, so a provision will be made at a reliable estimate amounting to rupees 1.5 into 2 workers amounting to rupees reliable estimate of rupees 1 amounting to rupees खैर है of rupees amounting to rupees 1.5 into 2 workers plus 1 into 5 वर्कर्स, कैलकुलेटर के बगैर बता दें 1 into 5 5 आ गया और 2 into 1.5 3 आ गया, 3 plus 5 8 मिलियन। अच्छा ये लफ्ज कहीं लिख दिया प्रोविजन विल बी रिकॉग्नाइज्ड, आ गया बीच में, बस ठीक है, बस लिख दिया तो बस ठीक है, बस खत्म हो गया, चले आगे। अच्छा जी आगे लिखें इन रिस्पेक्ट ऑफ केस फाइल्ड बाय फैक्ट्री ओनर we will record a provision of only 20 million, ये we will record a provision of only 20 million, which is most likely in this case. Full stop. As the claim is of 25 million, as the claim is of 25 million,
So there is a possible obligation of 5 million as well. Possible या present obligation? Possible. So the possible obligation of 5 million as well. Which will be disclosed as a contingent liability. Which will be disclosed as a contingent liability. Contingent liability in notes to the financial statements giving brief nature of event and estimate of financial effect. Giving brief nature of event and estimate of financial effect. अच्छा, मुझे ये बताएं कि चीज़ों को ना परेशान नहीं करना। असल में कल आपसे बात हुई थी मांगने वाले ने मांगा कितना? 25। ये लाइन पहली दफा पढ़ी हमने जिंदगी में कि लॉयर कहते हैं 20 मिलियन देने का चांस 70% है और 15 मिलियन देने का चांस 30% है। अब कई दफा बच्चे पता नहीं क्या क्या साइंस मारते हैं, 25 में से 15 की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, ये वो। भाई अगर आप बजिद है ना सब कुछ उठाने पे, तो आप फिर एक एक फिगर उठा लें और उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं प्रोविजन बनाने के लिए। ऑप्शन 1 कि आप प्रोविजन बनाएं मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली कितनी है? 20। ऑप्शन 2 एक्सपेक्टेड वैल्यूज। एक्सपेक्टेड वैल्यूज 20 देने का चांस 70% है और 15 देने का चांस, भाई 25 नहीं देना, वो कह रहे हैं या 20 या 15। वो ये कह रहे लॉयर, कहता है भाईजान परेशान ना हो, 25 नहीं देना आपने, मांग कितना रहे अगला? 25। सड़क पे खड़े हो गए, अगला बंदा आपसे 25 मांग रहा है, यार ये किया वो किया, यार मुझे 25 मिलियन दो। लॉयर कहता है या इसको 15 देना पड़ेगा या इसको 20 देना पड़ेगा। आपने कहा ये क्या बात हुई, बताओ कितना देना पड़ेगा? कहता है 20 देने का ज्यादा चांस है, 15 देने का कम चांस है। अब 20 या 15 से खेलना है आपने। कैसे? अगर वेटेड एवरेज निकालें 20 इंटू 70% 15 इंटू, फिर क्या जवाब आया? 18 फिर आपकी कॉन्टिंजेंट। अभी मैंने कहा था कि हम ये तरीका फॉलो किया करेंगे, ये नहीं। लेकिन अगर कोई बच्चा हमारे तरीके पे रहे तो फिर वो कहेगा 25 का केस फाइल हुए। अब 20 का 70% इग्नोर करें, 70% की बेस पर 20 पूरा उठाना है, क्योंकि 70% का मतलब है ज्यादा चांस है 20 देने का। तो 70% का लफ्ज पढ़ के 70% ग्रेटर देन 50, 70 की बेस पे 20 पूरा उठा लिया। जब 20 पूरा उठा लिया फिर 15 इग्नोर होगा। इस सिनेरियो में 15 को इग्नोर कर दिया आपने। अब 15 को कहीं ना लेके आए। अब लॉयर कह रहा था 25 में से या 20 देने या 15 देने हैं। मैंने कहा खुल के बात करो कितना देने, कहता है 20 ही कर लो चलो। तो फिर 5 की क्या निकल आई। लेकिन अगर कोई इस मेथोडोलॉजी पे चले तो फिर उसकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी 5 नहीं निकलेगी, फिर 25 में से 18.5 देने। देना कितना है वो तो आपको पता है, जाजी बताएगा, हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं ना। 25 में से 18.5 देने, फिर बताइए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कितने की होगी? 6 में। फिर अगर हमने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी निकालनी है ऐसे भी निकाल के आ सकते हैं।
लेकिन प्लीज कोई ऐसे पंगे पंगे ना लिया करें क्लास के बाद आके 25 ये है सर, 15 की तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होनी चाहिए, तो ये तो वो नहीं, इस तरह की साइंस नहीं है। अगर आपने फुल फ्लेज खेलना है तो ऐसे खेल सकते हैं, बट प्लीज मेक द थिंग सिंपल। मांगा कितना? 25। लॉयर कह रहे या 20 देने या मैंने क्या छोड़ने पड़े, कितना देने? 20। तो शायद और कितना देना पड़ जाए, बस इतना रखें। चलें आगे। इस एक्सीडेंट की वजह से एयरक्राफ्ट वॉज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर्स। अभी तक हमें लग रहा था हमारा अपना एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ है, लेकिन आगे कुछ और लिखा हुआ है। द एयरक्राफ्ट वॉज, जाहिर बात है सुकून एयरलाइन है तो अपनी एयरलाइन अपने जहाज उनके होने चाहिए। द एयरक्राफ्ट वॉज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली एचसीएल कैनॉट यूज दिस एयरक्राफ्ट एनी मोर। एयरक्राफ्ट किराए का था और महीने का किराया $0.5 मिलियन है। बाहर के मुल्क से किराए पे लिया होगा। 10 महीने का रेंट एग्रीमेंट था, एक्सपायर होने वाला है, अभी अगले साल अक्टूबर में एक्सपायर हो रहा है। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लेकिन यहां पर एयरक्राफ्ट तहस नहस हुआ पड़ा है 16 जून को ही। अब 16 जून को खड़े होकर मैं सोच रहा हूं कि किराए जो है वो मुझे, जून के किराए का तो भी छोड़ें क्योंकि वो अगर देना होगा तो दे दिया होगा, तो मुझे किराए अभी आगे वाले देने हैं। यहां खड़े होकर मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे आगे वाले किराए देने हैं। एज पर एग्रीमेंट, इफ एयरक्राफ्ट फेसेस एनी एक्सीडेंट, एचसीएल इज रिक्वायर्ड टू पे द मंथली रेंटल टू द लेसर। अगर जहाज तबाह हो जाए फिर भी रेंट देना पड़ेगा, फिर भी रेंट देना पड़ेगा एज पर एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट हो गया, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ये नॉन कैंसिलेबल फिर होता है। कब तक किराया देने पड़ेगा? टिल लीज टर्म का एंड, कहते नहीं, जब तक इंश्योरेंस क्लेम सेटल ना हो जाए। अच्छा याद रखिएगा, इंश्योरेंस क्लेम हमें नहीं मिलता, इंश्योरेंस क्लेम उसको मिलता होता है जो उस जहाज का ओनर है। इस जहाज की इंश्योरेंस हमने नहीं करवाई होगी, हम तो किराए पे इस्तेमाल करें। जहाज किसका है? बाहर की कंपनी का किसी का होगा, तो इंश्योरेंस तो उन्होंने कराई होगी। तो कहते हैं जब तक इंश्योरेंस वाले क्लेम ना दे दे। अच्छा हमने करवाई है उन्होंने करवाई है, इससे कोई सवाल में फर्क नहीं पड़ना था, आगे उसने लिख दिया है द इंश्योरेंस क्लेम वॉज सेटल्ड ऑन 31 अगस्त। अब इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कब क्लेम सेटल कर दिया? जिस मर्जी को दिया, ये छोड़ें, वैसे तो मैं आपको मेन बात बता रहा हूं, ओनर को मिलता है जिसका जहाज था। इंश्योरेंस क्लेम सेटल हो गया 31 अगस्त को। अब वो क्या कह रहे हैं, कब तक का किराया एग्रीमेंट के मुताबिक देना जरूरी है? जब तक इंश्योरेंस क्लेम मिल ना जाए तब तक। इंश्योरेंस क्लेम जल्दी मिल गया अक्टूबर से या अक्टूबर के बाद जाके मिला? मेरे ख्याल से अब सिर्फ सितंबर और अक्टूबर का किराया आपको माफ होगा और जुलाई अगस्त का देना पड़ेगा, लेकिन ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है। इफ आई कैंसिल वाली ऑप्शन ही नहीं है। जब खाली लफ्ज लिखते हैं ना एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो बाय डिफॉल्ट नॉन कैंसिलेबल होता है, तो कैंसिल वाली ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं ऑनर करता हूं तो एयरक्राफ्ट इज ऑफ नो यूज, कैनॉट यूज। सवारियों को तो बिठा नहीं सकता। इनफ्लो जीरो, आउटफ्लो 4 महीने का किराया ले लूं या 2 महीने का किराया ले लूं, एग्रीमेंट के मुताबिक वैसे मैंने कब तक का देना है? अगर जहाज तबाह हो जाए तो कब तक का देना है? अगर तबाह ना हो फिर तो 4 महीने का देना है। अगर तबाह हो जाए तो कंफर्म हो गया हमारे साल तबाह हो गया, या और कुछ करूं जिससे आपको कंफर्म हो? कंफर्म हो गया, तबाह हो गया, तो आप बताएं किराए कितने देने होंगे? सिर्फ $0.5 इंटू 2। बहरहाल कोई जनरल इंटरेस्ट तो उसने मांगी नहीं थी कि डॉलर का एक्सचेंज रेट देता, हमने तो डिस्कशन ही करनी है, डिस्कशन में तो डॉलर्स में डिस्कशन कर लेंगे। तो कितने डॉलर हमने देने हैं? $1 मिलियन। तो ये हमारा क्या बन गया? आउटफ्लो $1 मिलियन।
लिख लें, इफ आई कैंसल वाली तो ऑप्शन ही नहीं है। सर ये भी लिखेंगे ये हर मंथ एडवांस में पेमेंट होती है? एडवांस एरिया तो उसने दिया ही नहीं, बस नहीं वो फिर आधा महीने जून की तो जून में हो गई होगी, बस जून की जून में हो गई होगी पेमेंट, जून का तो उसने जिक्र नहीं किया। अगर लिख देता सवाल में जून का कराया नहीं है, वो फिर और बात होती। जी वो तो फिर अगले साल उसको रिवाइज कर लेंगे प्रोविजन को। भाई अगर कोई ऐसा केस है ना पेपर में कि जज ने कुछ और अमाउंट बताई है, वकील ने कुछ और अमाउंट बताई है, वो तो फिर जज ने जो बता दी है वही लेंगे, क्योंकि वो तो केस डिसाइड हो गया। फिर वकील वाले क्यों लेंगे? अगर हो गई है, अगर उसने कहा है कि देनी है, फिर तो पेबल टाइप है। जून में एक्सीडेंट हुआ ना, तो जून के किराए का उसने जिक्र नहीं किया, तो जून का किराया जून में पे हो गया होगा। अब अगर हमने प्रोविजन की एंट्री करनी, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, यहाँ पे खड़े होके एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, तो जुलाई और अगस्त के लिए लायबल होंगे ना, जून के लिए तो नहीं। और भाई ये ना कहिएगा ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है, फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुके तो फिर ये अनअवॉइडेबल है, फिर आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। लिखें जी, the lease agreement becomes an onerous contract because the lease agreement becomes an onerous contract because पता नहीं इसमें घर में क्या खोलना होता है, ये खोलना होता है शायद। The lease agreement becomes an onerous contract because unavoidable cost of meeting, बस मीटिंग ऑब्लिगेशन छोड़ें, unavoidable costs exceed the economic benefits। अब पेनल्टी नहीं है तो लोअर ऑफ के चक्कर में रहने दें, बस लोअर ऑफ का चक्कर ना जिक्र करें, टाइम सेव करें। सो exceeds the benefits, so a provision should be made for an outflow of rent payment, outflow या inflow, outflow, for an outflow of rent payment of 0.5 into 2 months, हाइब्रिड में लिख लो ना बॉयज में, of 0.5 into 2 months, 0.5 into 2 months is equal to $1 million for the month of July and August। अगर जून की पेमेंट नहीं की तो बस एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट कर देते। ये तो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जून में थोड़ा सा जो रेवेन्यू भी शायद कमाया होगा थोड़ा सा इससे। ओके
अच्छा भाई, ये पार्ट बी के अंदर हमने ना ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल करना है। पार्ट बी तो आज प्रॉपर होगा, मैंने आपको बता दिया, पार्ट बी तो प्रॉपर होगा। उसमें हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन अपडेटेड फॉर रिवीजन इन डी कमीशनिंग कॉस्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने डी कमीशनिंग कॉस्ट को क्या कर दिया है, इग्नोर। बनाओ भाई दूसरा हिस्सा। इशा तक